नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। वक्त हो गया है खबर चालीसा की। दिन भर की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे। शुरुआत होगी कारोबारी जगत की खबरों से, राजनीति की खबरें होंगी, साथ ही तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के साथ 40 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे बिजनेस की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय बाजार आज लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार ने आज तेजी के साथ शुरुआत की थी और पूरे दिन जोश में रहा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पहले पीएसयू बैंकों पर दबाव जरूर दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 657 अंक चढ़कर 58,467 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 197 अंकों की तेजी के साथ 17,464 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 582 अंक भागा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी एसीसी के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 280 करोड़ रुपए रहा, जबकि 403 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान था। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का मुनाफा 464 करोड़ रुपए रहा था। सालाना आधार पर कंपनी की आय 4,145 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,226 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 58 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में टाटा पावर का मुनाफा सालाना आधार करीब 72% बढ़ा है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 248 करोड़ रुपए से बढ़कर 426 करोड़ रुपए रहा। तीसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 7,598 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,913 करोड़ रुपए रही। कंपनी की टॉप लाइन में ग्रोथ की मुख्य वजह उसका ट्रांसमिशन बिजनेस रहा, जिसमें सालाना आधार पर 83% की बढ़ोतरी रही। टाटा पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी प्रवीर सिन्हा ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने लगातार 9वीं तिमाही में अच्छे नतीजे दिए हैं। हाल ही में बाजार में लिस्ट हुई ई कॉमर्स कंपनी नायका के मुनाफे में सालाना आधार पर 59% की गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 69 करोड़ रुपए से घटकर 28 करोड़ रुपए रह गया है। इस दौरान कंपनी की आय सालाना आधार पर 808 करोड़ से बढ़कर 1,098 करोड़ रुपए रही। कंपनी का ब्यूटी और पर्सनल केयर जीएमवी सालाना आधार पर 72% बढ़ा। कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों पर फैसला आएगा। इस बार भी एक्सपर्ट्स को ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। जी बिजनेस के पोल में शामिल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रेपो रेट में आरबीआई कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि जी बिजनेस के पोल में शामिल 35% एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है। इस पोल में शामिल 70% एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2022 में आरबीआई ब्याज दरों में 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करेगा। हाल के दिनों में मार्केट में थोड़ी गिरावट के बाद भी म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में निवेश घटने के बजाय बढ़ा है। म्यूचुअल फंड के संगठन एम्फी की तरफ से जनवरी महीने के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी स्कीम्स में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। दिसंबर 2021 में जहां इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश वाली स्कीम्स का बेस 13,33,000 करोड़ रुपए रहा था, वो जनवरी में बढ़कर 13,37,000 करोड़ रुपए रहा। 26 लाख नए अकाउंट्स के साथ एसआईपी अकाउंट्स की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हुई है। सरकार कैपिटल गेन्स के नियमों की समीक्षा पर विचार कर रही है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कैपिटल गेन्स की दरें और मियाद अभी काफी अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से कल को घाटा भी संभव है। My view on the capital gains is that we need to have a absolutely relook at capital gains. And whenever I discuss this outside, it creates a lot of friction. देश की दिग्गज मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल फिर से अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। एक कॉल में एयरटेल के टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि प्लान की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि अगर अगले 3 से 4 महीनों में नहीं तो बाद में मौजूदा कैलेंडर ईयर में ही एक और टैरिफ बढ़ोतरी हो सकती है और कंपनी टैरिफ बढ़ोतरी में संकोच नहीं करेगी। एयरटेल मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी इस साल आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर्स इनकम प्रति मंथ 200 रुपए तक ले जाने की उम्मीद कर रही है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस साल भी सब्सक्राइबर्स को 8.5% ब्याज मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ मुश्किल वक्त में भी अपने सब्सक्राइबर्स को 8.5% ब्याज देने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भरपाई के लिए ईपीएफओ अपने इक्विटी निवेश का कुछ हिस्सा बेच सकता है।
ब्याज दरों पर ईपीएफओ को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मार्च में अंतिम फैसला लेगा। इस फैसले से ईपीएफओ के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप और अमेजन विवाद में फ्यूचर ग्रुप को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर नोटिस जारी किया। अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी को सुनवाई करेगा। आपको बताएं कि अमेजन ने 2019 में 1500 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत अमेजन को फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिला था, लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को बेचने की घोषणा कर दी। इसके बाद अमेजन ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कल पश्चिमी यूपी में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2 करोड़ 27 लाख वोटर 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 800 कंपनियों के साथ 30 कंपनी पीएसी और बड़ी संख्या में जिलों से पुलिस बल मुहैया कराए गए हैं। जिन 11 जिलों में कल मतदान होना है वो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। विधानसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट की है। सीएम योगी ने फोटो के साथ लिखा है कि विजय सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री योगी ट्वीट में लिखते हैं कि पीड़ित, शोषित, दुखितों के कष्ट मिटाने हैं। योगी ने लिखा कि वो डटे हुए हैं, राष्ट्र धर्म पर सीना ताने हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि विजय सुनिश्चित है, ये घोषित परिणाम है। यूपी चुनावों के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने का वादा कर रही है। कांग्रेस ने बिजली बिल को आधा करने का भी वादा किया है। साथ ही साथ यूपी में कांग्रेस ने नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण और 12 लाख सरकारी पद भरे जाने का वादा किया है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। बीजेपी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में इसे जारी किया गया। पार्टी ने गरीब घरों को साल में 3 सिलेंडर फ्री में देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बीपीएल परिवार की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने, गरीब बच्चों को 1000 रुपए प्रति महीने देने का भी वादा किया गया है। साथ ही किसान सम्मान निधि में किसानों को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आरडीएक्स की तस्करी और बम धमाके कराने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने करीब 5 किलो आरडीएक्स और डेटोनेटर सहित बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया। बीएसएफ के मुताबिक बुधवार देर रात गुरदासपुर में पाकिस्तानी सीमा के करीब ड्रोन की आवाज सुनाई दी तो जवानों ने तुरंत ड्रोन पर फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में वापस चला गया, लेकिन उससे पहले 2 पैकेट कटीली तारों के करीब खेतों में फेंके गए। बीएसएफ के जवानों ने दोनों पैकेट्स को बरामद कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीजिंग दौरे के दौरान जारी चीन पाक के साझा बयान को भारत ने खारिज कर दिया। चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर और कश्मीर पर दिए बयानों को लेकर भारत ने ऐतराज जताया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ऐसी हरकतों से बाज आए और अवैध कब्जे वाले इलाके में अपनी गतिविधियां रोके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और रहेगा। बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वजह आज चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए। इस दौरान वजह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई संगीन आरोप लगाए। सचिन वजह ने कमीशन को एक हलफनामा दिया जिसमें उसने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, वजह ने अपने हलफनामे में यह स्वीकार किया कि उसने अनिल देशमुख के कहने पर वसूली भी की थी। वजह ने यह आरोप लगाया कि देशमुख ने उनके और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली के फर्जी मामले दर्ज करवाए।
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। डेटशीट का ऐलान जल्द किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि सैंपल पेपर में दिया गया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताएं, कोरोना महामारी की वजह से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में हो रही है। पहले टर्म के एग्जाम दिसंबर में हुए थे। वाइन को सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर में बेचने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ अब अन्ना हजारे ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। अन्ना ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक स्मरण पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर फैसला वापस नहीं लेगी तो वो 14 फरवरी से आमरण अनशन करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पहला पत्र लिखकर 3 फरवरी को आबकारी नीति का विरोध किया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उसके बाद मुख्यमंत्री को फिर से याद दिलाने के लिए उन्हें स्मरण पत्र भेजना पड़ रहा है। दिल्ली स्थित एम्स ने मरीजों को भर्ती करने और सर्जरी करने से पहले होने वाली कोविड जांच को रोकने का फैसला किया है। राजधानी में कोरोना के मामलों में गिरावट को ध्यान में देखते हुए एम्स ने फैसला लिया है। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीके शर्मा ने एक आदेश में कहा कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने से पहले कोविड जांच बंद करने का निर्णय लिया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबर चालीसा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद खबर चालीसा में अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला कर लिया है। इस मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक बेंगलुरु में स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, डिग्री कॉलेज या दूसरे एजुकेशनल संस्थानों के गेट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के जमावड़े या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। ये गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से 2 हफ्तों तक लागू रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर कहा है कि चाहे घूंघट हो, जींस हो या हिजाब, संविधान महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार देता है और वो जो चाहे पहन सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को परेशान करना बंद कर दीजिए। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 17 फरवरी को फिर से खुलेगी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी ने यह घोषणा की। आपको बताएं, यूनिवर्सिटी में सामान्य कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से एक छात्र ने कल आत्मदाह करने का प्रयास किया था। डीडीएमए की ओर से सोमवार से उच्च शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोलने की मंजूरी देने के बावजूद डीयू ने ऑफलाइन कक्षाएं बहाल करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी, जिसके बाद छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि डीजेबी के 700 संविदा कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी कर दिया गया है। उन्होंने जल बोर्ड के 700 संविदा कर्मियों को परमानेंट सर्विस का सर्टिफिकेट सौंपा। सीएम ने कहा कि जिन 700 कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, अब वो कर्मचारी हैं और दिल से काम करेंगे। केरल के पलक्कड़ में पहाड़ियों में फंसे एक ट्रैकर को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अब तक के सबसे कठिन ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 48 घंटे के कठिन ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना के जवान मलमपुझा की पहाड़ियों में फंसे युवक को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने अपनी मद्रास रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट को उतारा था। मशहूर सिंगर पैपॉन की मधुर आवाज ने प्यार का महीना यानी वैलेंटाइंस महीने को और भी खास बना दिया है। सभी भाषाओं में इनके चाहने वालों की संख्या बहुत लंबी है और इनके संगीत में तमाम सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है। तो वैलेंटाइंस डे के महीने को और भी खास बनाते हुए मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट पैपॉन के प्यार से भरे हुए 2 गीत श्रोताओं के सामने आ गए हैं। एक हिंदी गीत है जिसका शीर्षक है छोटी छोटी गलतियां। इसमें गौतम गुलाटी और शिवालिका ओबेरॉय अपने अभिनय का जादू बिखेर रहे हैं, जिसका संगीत मीत ब्रदर्स ने दिया है। दीपिका पादुकोण अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म गहराइयां के रिलीज के पहले ही सुर्खियों में आ चुकी हैं। इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था
तब हर जगह दीपिका और उनके साथ इस फिल्म में दिखाई देने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी के बीच के इंटीमेट सीन्स की चर्चा हो रही थी। इसका म्यूजिक भी पहले ही काफी हिट हो चुका है। पहले रिलीज हुए गानों में गहराइयां फिल्म का टाइटल ट्रैक और डूबे हर तरफ पसंद किया जा रहा है। इसका प्रेजेंटेशन कमाल का नजर आ रहा है। अब इसका एक और गाना बेकाबू भी रिलीज कर दिया गया है। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर पिछले कुछ दिनों से सिंगर शिबानी दांडेकर से अपनी शादी को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। अब खबर ये आ रही है कि फरहान शिबानी की शादी का सेलिब्रेशन मॉरिशस में होगा। हाल ही में फरहान अख्तर के पिता जावेद अख्तर ने कंफर्म किया कि मुंबई के कोर्ट में 21 फरवरी को अपनी शादी को वो रजिस्टर करेंगे। उन्होंने बताया था कि दोनों अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी रखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर ने अपनी शादी के सेलिब्रेशन के लिए अब तक कोई फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बधाई 2 के प्रमोशन में लगे हुए हैं। हाल ही में राजकुमार द कपिल शर्मा शो में अपनी को-स्टार भूमि पेडनेकर के साथ नजर आए। दरअसल मेकर्स ने शो का एक प्रोमो रिलीज किया है जिसमें राजकुमार कपिल के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। साथ ही में राजकुमार ने शो में कपिल की टांग भी खींची और उन्होंने कहा कि उन्होंने 1.5 साल में 2 बच्चे करने का रिकॉर्ड बनाया है। राजकुमार और भूमि की अपकमिंग फिल्म बधाई 2 11 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही शादी करने वाले हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अप्रैल 2022 में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल दोनों शादी कर लेंगे। रणबीर और आलिया 4 साल से ज्यादा समय से रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे के परिवारों के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं। रणबीर की मां नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी जो उनकी बहन है आलिया को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और अक्सर अपने सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर पोस्ट में काफी ज्यादा प्यार बरसाती रहती हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। इसकी घोषणा आज कर दी गई। निजी इक्विटी फर्म सीवीसी कैपिटल के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी ने कहा कि उसने राज्य की समृद्ध क्रिकेट विरासत को सम्मान देने के लिए यह नाम चुना है। आईपीएल में इस बार 2 नई टीमों की एंट्री हो रही है। इसमें एक लखनऊ तो दूसरी अहमदाबाद है। लखनऊ ने पहले ही अपने नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन अहमदाबाद ने आज नाम का ऐलान किया। इस टीम की अगुवाई भारतीय हरफन मौला हार्दिक पांड्या करेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज में लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मैच में भी खराब बल्लेबाजी की। दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली 30 बॉल में सिर्फ 18 रन ही बना पाए, लेकिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर और MS धोनी को पीछे छोड़कर शानदार मुकाम जरूर हासिल किया। दरअसल विराट कोहली ने शुरुआती 100 वनडे में 5000 से ज्यादा रन बना दिए हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पीछे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है जिन्होंने 4245 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने बनाए 5020 रन। अगले महीने न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज खेलनी है, लेकिन ठीक 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने सीरीज रद्द करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों के बीच रस्साकशी चलती रहती है। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने सीरीज रद्द करने के लिए इसके पीछे न्यूजीलैंड सरकार को दोषी ठहराया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच अगले महीने नेपियर में होने वाली T20 सीरीज को ट्रांस तस्मान पड़ोसियों के बीच चल रहे यात्रा प्रतिबंधों के कारण रद्द कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के करियर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल अब दोनों रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। दोनों अपने टेस्ट करियर बचाने के लिए इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं। समझा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी खेल रहे पुजारा और रहाणे को भी बड़ी पारी खेलनी होगी। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को थोड़ा समय मिला है, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2022 में दोनों का खेल उनका टीम इंडिया में भविष्य जरूर तय करेगा। इस टूर्नामेंट में पुजारा सौराष्ट्र का हिस्सा है तो रहाणे मुंबई की तरफ से खेलेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नंबर 4 पर उतरने वाले सूर्य कुमार यादव का भारतीय टीम में बैटिंग ऑर्डर तय नहीं हो पा रहा। अगर KL राहुल दूसरे वनडे पर खेलते हैं तो माना यह जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव को 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतारा जाएगा। पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में सूर्य कुमार यादव को तीसरे नंबर पर बैटिंग का मौका दिया गया था। उस समय उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर 62 रन बनाए थे। तब गौतम गंभीर ने कहा था कि उन्हें तीसरे नंबर पर ही खिलाया जाना चाहिए। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरिला ने सांसदों को आगाह किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इससे सीरिया सहित पश्चिम एशिया में व्यापक अस्थिरता पैदा होने की आशंका है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरान अमेरिका और इस क्षेत्र में सहयोगियों के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। कुरेला ने पश्चिम एशिया में शीर्ष अमेरिकी कमांडर के पद के लिए सेनेट में सुनवाई के दौरान सदन की सशस्त्र सेवा समिति से कहा कि चीन मध्य कमान क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वहां किए जाने वाले खर्च का विस्तार कर रहा है। ड्यूरन लाइन के नाम से जाने जाने वाले अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की सीमा को लेकर तनाव बढ़ गया है। दरअसल इस सीमा को अफगान तालिबान मान्यता नहीं देता है। यही वजह है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटा है तभी से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले बढ़ गए हैं। 2 दिन पहले ही खुर्रम जिले में एक उत्तर पश्चिमी सीमा चौकी पर 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इन्हें अफगानिस्तान की जमीन पर रहने वाले चरमपंथियों ने मौत के घाट उतारा। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इसे पाकिस्तान का लोकल तालिबान भी कहा जाता है। कोरोना संकट को देखते हुए कनाडा की सरकार ने अमेरिका कनाडा सीमा पर सभी ट्रक चालकों से आंदोलन खत्म करने को कहा है। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के फैसले के बाद से ही ट्रक चालकों में खासी नाराजगी है और विरोध में जबरदस्त आंदोलन वो कर रहे हैं। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की राजधानी ओटावा में विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने की अपील की है। नेपाल सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में चीन पर आरोप लगाया कि वो दोनों देशों की सीमा से सटे इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि अब नेपाल सरकार ने खुद पहली बार इस बात को स्वीकारा है कि चीन उनके इलाकों में घुसपैठ कर उन्हें अपने क्षेत्र में शामिल कर रहा है। अब इस रिपोर्ट को बीते साल सितंबर महीने के उन दावों के बाहर तैयार किया गया है जिनमें कहा गया था कि चीन पश्चिमी नेपाल के हमला जिले में कब्जा कर रहा है, जबकि चीन ने अतिक्रमण के दावों से इंकार किया है। पश्चिमी कोलंबिया में एक शहर के एक रिहायशी इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन से कम 14 लोगों की मौत हुई है और करीब 35 लोग इसमें हताहत हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भूस्खलन में एक व्यक्ति लापता भी हुआ है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी और कहा है कि भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। खबरों के मुताबिक भूस्खलन के कारण जो घर प्रभावित हुए हैं उनमें से अधिकतर लकड़ी के बने थे। बचाव दलों ने 60 से अधिक घरों को खाली कराया है। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।